जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज हम द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू देखने वाले हैं, जो कि पब्लिश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ही, आप समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हर साल 1 फरवरी को जो बजट है वो पेश किया जाता है, और उससे पहले 31 जैन को जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आता है। लेकिन आप सभी को पता है कि 2024 जो है उसमें होने वाले हैं क्या, इलेक्शंस। और इलेक्शंस की वजह से जो इकोनॉमिक सर्वे है वो अभी पब्लिश नहीं किया जाता है, और ना ही फुल फ्लेज बजट पब्लिश किया जाता है। ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो हमें इलेक्शन के बाद जो सरकार आएगी वो यहाँ पर तय करती है, वो यहाँ पर पब्लिश करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचिए, अभी अगर जो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज़ कर दिया उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एंड देन उसके बाद बजट भी रिलीज कर दिया, और फिर कुछ ही टाइम के बाद जो दूसरी सरकार है अगर वो आ जाती है तो फिर से ये सारी चीज़ें प्रक्रिया जो है पूरी करनी पड़ेगी। और इसी वजह से जो इंटरिम बजट है वो रिलीज किया जाता है, जहाँ पर कोई भी एक्सक्लूसिव जो स्कीम्स है वो नहीं, जो एक्सटेंडेड स्कीम्स है उसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड करके पैसा जो है उसमें दिया जाता है, जो ज़्यादा कुछ किया नहीं जाता है। तो इसलिए ना ही बजट में ज़्यादा कुछ रहने वाला है, और इकोनॉमिक सर्वे तो आया ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली एक ओवरव्यू जो है वो दिया गया है। तो ओवरव्यू को जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी ओवरव्यू यही आने वाला है, इसी पर क्वेश्चंस आने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो तो आने ही नहीं वाला है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उनके ही द्वारा रिलीज़ किया गया है, इसलिए गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड है, यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं लाया हुआ है। तो इसलिए इस पर अगर कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं तो ज़रूर बने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो दो ही चैप्टर्स इसमें दिए गए हैं। एक है इंडियन इकोनॉमी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये वाला चैप्टर देखने को मिलता है। इसमें जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है 1950 से लेकर 2014 तक की, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद लेसन्स जो हम सीख सकते हैं टिल 2014, एंड देन उसके बाद जब मोदी सरकार आती है 2014 से 24, उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ हुई है, एंड देन कौन कौन से ड्राइवर्स यहाँ पर थे जो डेकेड में देखने को मिलते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हैं, एंड रिकॉर्ड यहाँ पर कि चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीलिम्स में दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर सही तरीके का मटेरियल मिल जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर दूसरा चैप्टर है कि इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट मतलब क्या, गिर कर उठने वाली, बाउंस बैक वाली जो इकोनॉमी है ये कैसे यहाँ पर बनती है इंडियन इकोनॉमी। तो उस पर यहाँ पर जो अलग अलग चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई है। तो सभी को हम शॉर्ट में अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है ना कि प्रीफेस भी दिया हुआ है। प्रीफेस में जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर कही है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी पड़ेगी। कि यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी एक ओवरव्यू यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें 2 चैप्टर्स है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया है। और उसी के साथ ये इकोनॉमिक सर्वे नहीं है, यहाँ पर भी इन्होंने कहा हुआ है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पहला चैप्टर जो वो एक ओवरव्यू प्रोवाइड करता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का, एंड दूसरा जो है यहाँ पर डिटेल्ड लुक देता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्रोग्रेस, वेरियस पैरामीटर्स पर। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमी जो है वो 7% के ऊपर ग्रो हो रही है, ये हमको दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो 7% रियल ग्रोथ है फाइनेंशियल 25 में, ये भी हमें देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर कई सारे देश जो है वो बोल सकते हैं कि ऐसा सेम ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी ही ज़रूरी नहीं है, तो उनका बिल्कुल सही कहना है। देखिए जब पूरी दुनिया यहाँ पर 4% की ग्रोथ पर ग्रो कर रही है, तो हम यहाँ पर अबव 7% ग्रो कर रहे हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट ही मानी जा सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है उनकी जो पोस्ट कोविड रिकवरी है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए। लेकिन इंडिया जो है उसने क्या किया है, गिर कर वापस यहाँ पर बाउंस बैक जो है ऑलरेडी कर चुका है। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। और उसी के साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि एटलीस्ट 3 ट्रेंड्स यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिसमें एयर ऑफ हाइपर ग्लोबलाइजेशन। देखिए क्या है ना कि यहाँ पर कई चैलेंजेस भी हमें देखने को मिल रहे हैं एट प्रेजेंट सिनारियो में। अगर हम देखें उसमें सबसे पहला चैलेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है रेड सी के अराउंड। अभी हमने कई सारे, जब हम न्यूज़पेपर देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में 10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करता हूँ पूरी की पूरी, और सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। उसमें रेड सी का जो एरिया हमने देखा था, रेड सी के आसपास जो हाउथीज ग्रुप है ना, मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं जो रेबिलियस ग्रुप है, जो मिलिशियाज है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो ट्रेड होता है उसमें पायरेसी, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमें यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, ठीक है, हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए बैठे हुए हैं। अब हमारा जो रॉ मटेरियल है वो तो आ रहा है किसी और देश से।
अब समझ लीजिए वो देश से आते आते रॉ मटेरियल जो ला रहा है शिप, उसी पर हमला हो जाए तो हमारे पास रॉ मटेरियल पहुंच ही नहीं पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो सप्लाई में डिसरप्शन हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइजेस जो है वो हाई जा सकते हैं। तो ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, इसको ओवरकम करने की एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बेसिकली लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको लोअर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसमें यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो लाने की ज़रूरत है ना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी पर इन्वेस्ट करो। प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो अपने आप जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती जाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पहले लोग किया करते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर रहा है। मतलब आप अगर यहाँ पर मेरा जो ये अभी यूट्यूब का वीडियो रहेगा, इसको आप सीधे तरीके से ये पूरा वीडियो की लिंक सिर्फ कॉपी करके अगर पेस्ट कर दोगे तो जो मैंने यहाँ पर कहा है पूरा टेक्स्ट में लिख कर आ जाएगा। और यही टेक्स्ट को आप AI टू स्पीच में डाल दोगे तो पूरा का पूरा आपको जो स्पीच है उसमें बन के मिल जाएगा, मतलब वॉइस में बन के मिल जाएगा। मतलब वो आपकी अपनी वॉइस रहेगी और फिर वही वॉइस को आप अगर दूसरे इसमें डाल के उसमें वीडियो बना लेते हो तो आपका खुद का वीडियो तैयार हो जाएगा, जहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट मेरी ली, उसके बाद उसको आपने बनाया खुद ने ही, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर सब ऑटोमेटिक बनाया गया, आपने कुछ भी काम नहीं किया। आप वहाँ पर कॉपीराइट का क्लेम जो है मैं वहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एट प्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए इसमें कॉम्पिटिटिवनेस लाना यह काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो इससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर करना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरा आर्ग्यूबली यहाँ पर एनर्जी ट्रांजिशन चैलेंज हमें देखने को मिलता है। तो पहला चैलेंज हमने क्या देखा था, पहला चैलेंज देखा था रेड सी से रिलेटेड, मतलब सप्लाई चेन लॉजिस्टिक कॉस्ट। दूसरा हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और तीसरा है एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड। देखिए क्या है ना, अभी जो डेवलप्ड कंट्रीज हो चुकी है वो तो अपना फॉसिल फ्यूल बोल रही है कि भाई उन्होंने पूरा डेवलपमेंट कर दी, उन्होंने जितना इमिशन करना था उतना इमिशन कर लिया। अब बोल रहे हैं कि भाई ग्रीन हाउस गैस इमिशन नहीं होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करो, फलाना फलाना। लेकिन अब यहाँ पर जो डेवलपिंग देश है जैसे इंडिया है, तो इंडिया को तो फॉसिल फ्यूल जलाना ही पड़ेगा, कैसे वो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेगा नहीं तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल जो है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन खैर इंडिया ने फिर भी काफ़ी सारे जो फ्यूल मतलब जो रिन्यूएबल प्लांट्स है उनका यहाँ पर अपग्रेडेशन करने की कोशिश की है, प्लस यहाँ पर नए स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, जिससे कि नॉन फॉसिल वाले जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर बेहतर कर सके। तो ये भी चीज़ हमें देखने को मिलती है। देन इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, ऐसा यहाँ पर जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है उनका कहना है। और ओवरऑल पब्लिक सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है काफ़ी हाई पर हम लेकर गए हैं। ये आंकड़े हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है राइजिंग ट्रेंड पर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, मतलब जनधन योजना बोलिए, तो सारी जो स्कीम्स हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से काम की है। फिर इकोनॉमी में जो जॉब्स है वो भी यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो ये एजुकेशन में भी काफ़ी बड़ा है। अब देखिए कैसे होता है यहाँ पर, अभी हाल ही में आपने देखा होगा द हिंदू में काफ़ी सारे एडिटोरियल जो है वो इससे रिलेटेड आ रहे थे वुमेन के पार्टिसिपेशन से, है ना। मतलब देखिए कैसे पता चल जाता है, जो एडिटोरियल्स लिखने वाले उनको पता चल जाता है कि भाई इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो हाईलाइट यहाँ पर किया जाएगा इसमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए कितनी विमेन रिलेटेड जो हमें आर्टिकल्स है वो देखने को मिल रहे थे, उनके एजुकेशन से रिलेटेड, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो मोर देन एवर इन टर्शियरी एजुकेशन आ रहा है, लेकिन वही हमने देखा था जो हमें आर्टिकल्स देखने को मिल रहे थे कि भाई यहाँ पर उनका एनरोलमेंट जो है वो गिरता जा रहा है ना। जो गैप है, जेंडर गैप है, वो यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है, जो इनइक्वालिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। देन उसके बाद 2014 में इकोनॉमी जो है वो हाई फिस्कल करंट अकाउंट डेफिसिट डबल डिजिट इन्फ्लेशन में थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन जो है वो भी यहाँ पर कम हो गया है। जो डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब क्या, डेफिसिट मतलब होता है कि आपने जो उधार लिया हुआ है इन शॉर्ट, तो वो भी यहाँ पर कम हो गया है। तो सरकार को उधार भी कम लेना पड़ रहा है, प्लस यहाँ पर जो महंगाई है वो भी कंट्रोल में आ गई है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सब मतलब जो कोविड मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर सही तरीके से गवर्नमेंट ने किया था। तो इतना सब बोलने के बाद जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे, उन्होंने ये बात बोली, और शायद ऐसा हो सकता है कि भाई वो फिर हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा हो कि देखिए आप बस भी कीजिए, क्योंकि ऐसा ना लगे कि बोल आप रहे हैं शब्द हमारे हैं। तो फिर उसके बाद हमें जो चैप्टर है वो देखने को मिल रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी पहला चैप्टर आता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
तो इसमें आप देखोगे तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें ना, ग्रोथ बताई गई है, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ किस तरीके से हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप देखोगे तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में, उसमें भी जो एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसके बारे में आपको पूछा जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वर्ल्ड इनकम में उसका जो शेयर था वो 22.6% से सीधा 3.8% पर आ गया था 1952। समझ रहे हो, 1700 में कितना था, 1700 में 22.6 था। इतनी हाई इनकम वाली, इतनी हाई इनकम जनरेटिंग हमारी कंट्री थी। एंड देन उसके 1952 में 3.8% पर आ गया था। अब ज़रूरत क्या थी, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाना है। तो इसके लिए अब क्या किया जाए, तो अब मॉडर्नाइजेशन, ग्रोथ सब साथ में मिलकर कैसे कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं, उस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। अब इसमें खतरा ये भी था कि भाई अभी अभी बाहर की कंट्रीज जो है वो हमको लूट कर गई है, तो अगर हम बाहर की कंपनियों के लिए फिर से दरवाजे खोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट खोल देते हैं, तो क्या सही डिसीजन रहेगा। तो इसीलिए इकोनॉमी को क्लोज रखा गया, बाहर के लोगों को इन्वॉल्व नहीं होने दिया गया, और इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, उतनी उनको मतलब औकात ही नहीं दी गई। यहाँ पर सब कुछ गवर्नमेंट जो है वो अपने ताबे में रख रही थी, एक सोशलिस्ट तरीके का रवैया जो है वो यहाँ पर अपनाया गया। सब कुछ यहाँ पर लार्ज इंडस्ट्री, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है उनके हाथ में रखे गए। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किया गया, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टिंग है, जो इंडस्ट्रीज है, वो सब कुछ गवर्नमेंट ओन्ड रखे गए। ये यहाँ पर देखने को मिला। तो ये पूरा डेकेड जो है इसमें 3.9% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। 1960s में अगर आप देखोगे तो सेवरल जो प्रॉब्लम्स है उससे इंडिया को गुजरना पड़ा। 1962 में सीनो इंडियन वॉर हुआ, मतलब चाइना के साथ जो हुआ था। 1965 में अगेन इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है। देन 1965 में ड्रॉट भी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी खासा असर पड़ा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमी जो है वो क्रम्बल करती है और जो सरकार है उनके पास पैसा नहीं बचता है और सब कुछ सरकार को ही करना है, सरकार को ही चलाना है, उस समय पर जो इकोनॉमी उसको आगे बढ़ाने के लिए जो टैक्सेशन है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो अब हाई रेट ऑफ टैक्सेशन एंड जो परवेसिव कंट्रोल है इकोनॉमी पर, वो यहाँ पर की रोल रहा ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के लिए, है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें हमें स्लो डाउन देखने को मिला। स्लो डाउन क्या हो गया कि यहाँ पर 4.1% जो है वो हमें 1960s में देखने को मिला। जहाँ पर हमारी इकोनॉमी को बूम करना था, जहाँ पर हमारी इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ना था, वहाँ हमारा सिर्फ 4.1% जो है वो रहा। 1970s में अगर आप देखोगे तो जो इंडियन रुपी है उसका डिवैल्यूएशन हुआ। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए ये वाला जो पूरा डेकेड रहा ये बहुत ही ख़राब रहा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ 2.9% की हमें देखने को मिली। इसमें आप देखोगे तो 1975 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो सिविल लिबर्टीज़ है उनको कर्टेल किया गया था, है ना। इस वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई। देन उसके बाद 1980s के बाद से जो स्लो डाउन है उसका रिवर्स होना शुरू हुआ, ठीक है, वो अब आगे बढ़ने लगा। वो कैसे आगे बढ़ा, तो भाई यहाँ पर रिफॉर्म्स लिए गए। कैसे? तो इसमें जो प्राइस कंट्रोल है उसको रिमूव कर दिया गया कि भाई सरकार अब प्राइस कंट्रोल नहीं करेगी, जितना आपको रखना है रखो, जिससे कि कंपनीज को प्रॉफिट हो। फिस्कल रिफॉर्म्स लाए गए, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर फ़ायदा मिले, ज़्यादा उनको उधार जो है वो ना लेना पड़े, है ना। इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो उसमें रिडक्शन किए गए। अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ अगर रिड्यूस करेंगे तो अपने आप ज़्यादा इंपोर्ट होगा, ज़्यादा इंपोर्ट होगा मतलब क्या है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होगी, मतलब क्या है, यहाँ पर सस्ते में चीज़ें मिलने लगेगी, सस्ते में चीज़ें मिलेगी मतलब लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे, लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे, कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। ये यहाँ पर देखने को मिला। प्लस डी लाइसेंसिंग किया गया। डी लाइसेंसिंग के मतलब क्या है, कोई भी अगर आपको कंपनी खड़ी करनी है, इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अब लाइसेंस के लिए आपको यहाँ पर लाइसेंस राज पता ही है भाई, फिर करप्शन बहुत ज़्यादा, तो इसको यहाँ पर जो है वो कम कर दिया गया, है ना। तो इसके वजह से क्या हुआ कि जो ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी उसके सिंक में हम आ गए और हमारी भी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ने लगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली लिबरलाइजेशन जो यहाँ पर किया गया, मतलब पूरा लिबरलाइजेशन नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो लिबरलाइजेशन किया गया, इसकी वजह से 5.7% की ग्रोथ हमें 1980s में देखने को मिली। लेकिन अगेन यहाँ पर 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो हो जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। अब ये क्यों हुआ है, मैंने ऑलरेडी जो MM अकेडमी ऐप है उसमें जो भी लेक्चर्स है उसमें समझा रखा है। MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वहाँ पर आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी से रिलेटेड वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई है। उसमें आपके सारे बेसिक्स जो है, मतलब आपको समझ लीजिए कि एनसीईआरटी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतने आसान शब्दों में ज़बरदस्त तरीके से मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होने की वजह से क्या है कि हमारे पास 2 हफ्तों का ही इंपोर्ट जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट बचा हुआ था, पैसा जो है वो बचा हुआ था, फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था। तो अब कैसे हम यहाँ पर चीज़ों को और बेहतर कर पाए, कैसे हम यहाँ पर और अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं इकोनॉमी है उसको जगह पर ला पाए, तो इसके लिए हमने एलपीजी रिफॉर्म लाए। एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। की फोकस जो है इस रिफॉर्म का, इसमें कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स को रिमूव कर दो, परमिशंस जो बार बार लेनी पड़ती है ख़त्म कर दो, लाइसेंसेस जो लेने पड़ते हैं ख़त्म कर दो। यहाँ पर जो स्टेट की ओनरशिप है, स्टेट की ओनरशिप उसको यहाँ पर ख़त्म कर दो, प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पर आने दो। और इस वजह से ग्रोथ जो है वो हमारी अब आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी अर्ली पार्ट ऑफ 2000s में, क्योंकि अब यहाँ से हमको रिजल्ट देखना शुरू होंगे ना उसके। हमको पहले तो इसमें ही थोड़ी 1991 में ले लिया तो एकदम से थोड़ी रिजल्ट दिखना शुरू होंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट जो है वो दिखना शुरू हो रहे थे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया जो है वो प्रीफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका था। ग्लोबल लिक्विडिटी कंडीशन जो है वो इनकरेज यहाँ पर हो रही थी बेसिकली। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर 1998 से 2002 जो है की रोल प्ले इसने किया, जिसमें हमें कैपिटल फ्लो जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला इंडिया में। मेजर जैसे सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड देन मनरेगा जो हमें देखने को मिलती है, ये कुछ स्कीम्स थी जिसने और ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दिया। और जो इंडियन डेकेड एवरेज ग्रोथ रेट है वो 6.3% पर एनम का हमें देखने को मिला। और यहाँ पर 2009 से लेकर 2014, अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो फिस्कल डिफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि देखिए 2008 में क्या हुआ था, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से जो कंपनीज है उनको लॉस हो रहा था। जो बैंक है उनका बैड डेब्ट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा था। मतलब क्या है, मतलब जो कर्जा उन्होंने दिया था वापस नहीं आ पा रहा था। अब वो वापस नहीं आ रहा था, जिस वजह से अब बैंक लोन भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। तो अब जो भी करना था सरकार को ही करना था। अब सरकार किस तरीके से करेगी? सरकार ने क्या किया, लोन लिया, सरकार ने कर्जा लिया, मतलब डेट जो है सरकार का वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। जैसे इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में चला गया, है ना। 2009 से लेकर 14 बहुत हाई इन्फ्लेशन था। करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी हाई हो चुका था। रुपी जो है वो ओवर वैल्यूड हो चुका था। मतलब इन शॉर्ट ये जो सिनारियो है इसके मुताबिक 2014 से पहले तक का जो इकोनॉमी है, मतलब खासकर अगर हम देखें तो 2004 से लेकर 2014, मतलब जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब तक इकोनॉमी का पूरी तरीके से सत्यानाश हो चुका था। तो अब 2014 तक का जो एक्सपीरियंस रहा है हमारा, उससे हम क्या सीख सकते हैं? पहली चीज़ तो ये, इंडियन इकोनॉमी ने ट्रांजिशन किया फ्रॉम क्लोज्ड इकोनॉमी टू ओपन इकोनॉमी, है ना। हमें देखने को मिला कि भाई पहला जो मैटर था, पहला जो ये पीरियड था 50 से लेकर 80 तक का, इसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, है ना। मतलब बेसिकली क्या हो रहा था कि एक्सपांशन नहीं हो पा रहा था। देन उसके बाद एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन होता है तो प्रो बिजनेस रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, और उसी के साथ साथ जो लाइसेंस राज है उसको खत्म कर दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो बढ़ना शुरू होती है। देन उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आते हैं 1990-91 में, जहाँ पर और हमारी इकोनॉमी ट्रम्बल करती है। देन उसके बाद हम एलपीजी रिफॉर्म लेकर आते हैं, जिससे और हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ती है। देन उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें सीखने को मिली वो है इंडियन इकोनॉमी ट्रांजिशन फ्रॉम डोमिनेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। मतलब अब ये पहले क्या था, पहले सब कुछ गवर्नमेंट सरकार जो है वो देखेगी, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया। प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमी जो है वो और तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हुई। तीसरा, टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पर आना शुरू हुई और उसने ग्रोथ जो है उसको यहाँ पर ड्राइव किया। जैसे आपने देखा हो कि भाई प्री लिबरलाइज्ड इंडिया में फॉरेन टेक्नोलॉजीज जो है उनको डिनाई कर दिया जाता था, है ना। अब डिनाई होती थी, और उसी के साथ साथ जो बेसिकली फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ है वो चाहती भी नहीं थी कि आए यार हम आते हैं कुछ करते हैं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद जो एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, जिसके बाद जो फॉरेन कंपनीज़ है वो इंडिया में आना शुरू होती है, और फॉरेन कंपनीज़ अगर इंडिया में आएगी तो वहाँ का जो कल्चर है वो लेकर आएगी। वहाँ का कल्चर मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन था।
और वो जब यहाँ पर आती है तो सुपर कंप्यूटर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस सब कुछ यहाँ पर लेकर आती है। और इसीलिए इंडिया जो है वो स्लोली एंड स्टेडीली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए ऑफिस में 2014 से, तो इकोनॉमी जो है वो वॉज फार फ्रॉम इनकरेजिंग, मतलब बहुत ख़राब हालत थी हमारी इकोनॉमी की। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर आगे बढ़ते गए और हमारी इकोनॉमी आज बहुत अच्छे स्तर पर है, रिजिलियंट यहाँ पर हो चुकी है। अब देखिए ये जो कंस्ट्रेंट्स है इसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं कि भाई क्विक डिसीजन जो है प्रोजेक्ट प्रपोजल्स पर ना ले पाना, है ना, इल टारगेटेड सब्सिडीज़ जो यहाँ पर काम नहीं आती थी उन सब्सिडीज़ को टारगेट करना। देन उसके बाद लो मैन्युफैक्चरिंग बेस, ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स थे। प्रेजेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर, है ना, अगर इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा बड़ा रहेगा तो यहाँ पर बेसिकली सही तरीके से काम जो है नहीं हो पाएगा और हमारे पास डेटा नहीं मिल पाएगा। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये सारे चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। देन उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ का डेकेड, जो कि है 2014 से लेकर 2024 तक का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं। सिंस देन इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से गुजरती है, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल जो है उनको स्ट्रेंथन किया जाता है। अब इसके वजह से जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग G20 इकोनॉमीज वो बनती है। 2023-24 में करंट एस्टिमेट के हिसाब से 7.3% ऑन टॉप ऑफ 9.1%, 7.2% इन द प्रीवियस 2 ईयर्स ग्रो होती हुई हमें देखने को मिली। इकोनॉमी ने जॉब्स जो है उसको जनरेट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ है 6.6% पर। तो ये सारी जो फैक्टर्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इवन जो न्यू सब्सक्राइबर्स है EPFO के एज ग्रुप ऑफ 18 to 25 कंसिस्टेंटली एक्सीड किए 55% ऑफ टोटल न्यू EPF सब्सक्राइबर्स। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ये जब बढ़ते हैं इसका मतलब है ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, और ज़्यादा लोग फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने आप ग्रो होगी। बाकी कुछ मेजर्स भी लिए गए हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर 80 करोड़ सिटीजन्स, है ना, ये भी देखने को मिला है। गवर्नमेंट जो है वो रोड नेटवर्क बिल्ड कर रही है, रेल एक्सपांड कर रही है, एयर नेटवर्क एक्सपांड कर रही है। इंडिया ने 74 एयरपोर्ट्स फॉर 67 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पर देखने को मिले, डबल देन लास्ट 9 ईयर्स। ये हमें बेसिकली देखने को मिले। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 2014 में 723 थी, लेकिन अब वो 1113 हो गई है 2023 में। तो मतलब सब कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है सफर्ड हुआ 2021 में ग्लोबल पेंडेमिक की वजह से, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर बाउंस बैक किया और हमारा जो मॉनेटरी हेल्थ रिस्पॉन्स है काफ़ी प्रॉम्प्ट रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है। और हमने यहाँ पर जो बेसिकली एडवर्स इम्पैक्ट था कोविड का, क्राइसिस का, उसको भी मिटिगेट किया है। अब यहाँ पर जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये यहाँ पर चल रहा था, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो डिसरप्शन हुआ, जो चीज़ें आती थी। जो क्रूड ऑयल है उसमें डिसरप्शन हुआ, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है वो यहाँ पर डिसरप्ट हुए। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इनको भी कंट्रोल किया। Government gave 50-year interest-free loan 1 lakh crore to state in financial 23 and announced 1.3 lakh crore to 50 years interest-free loan in financial 24। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है वो स्टेट को हेल्प नहीं कर रहा है, तो स्टेट जो है उनको भी हेल्प कर रहा है, जिससे की वजह से एक फेडरल स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो सके। तो ये सब कुछ देखने को मिला। ड्राइवर्स अब कौन कौन से थे जो इंडिया की इकोनॉमी को लास्ट डेकेड में ग्रो किए? तो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का यहाँ पर तो नाम आएगा ही। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी जो यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ के पोटेंशियल को आगे लेकर जा रही है। जो विजन है यहाँ पर अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू यहाँ पर गवर्नमेंट रख रही है ना, मतलब पोटेंशियल जैसे बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ईज ऑफ डूइंग जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करना, जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट बूम जो है फर्स्ट डेकेड में वो भी देखने को मिला। इंडियन इकोनॉमी ने सीवियर फाइनेंशियल सिस्टम क्राइसिस अप टू 2020 देखे हैं। प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर क्रेडिट GDP रेशियो जो राइज हुआ है फ्रॉम 58% to 113% बाय डिसम्बर केम डाउन टू 18.3%। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मर्जर है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का वो भी यहाँ पर देखने को मिला है।
है ना, सर्फे ही लाया गया। सर्फे की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो रिजोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसका फटाफट रिजोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिला। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है वो लाया गया, जिससे कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ, ज़्यादा लोग बिजनेस करने के लिए आए, है ना, और उसी के साथ जिनको बिजनेस से बाहर निकलना है उनके लिए भी काफ़ी आसान हो गया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। देन उसके बाद रियल इस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है वो यहाँ पर लाया गया, जिससे कि जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन हो रहा था उसको रिड्यूस किया गया। ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स जो है रियल इस्टेट में वो यहाँ पर लाए गए। लेकिन खैर अभी भी अगर हम देखते हैं कितने जो मंत्री लोग हैं उनके रिश्तेदारों के पास ज़मीनें हैं, तो उससे ये इतना देखने को नहीं मिलता है। फर्दर टू एनहांस ईज ऑफ लिविंग करने के लिए एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए टैक्सेशन इकोसिस्टम जो है वो सब्सटेंशियल चेंज में आ गया। जो टैक्स है उसमें काफ़ी चेंजेस जो है वो हमने किए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो यहाँ पर लेकर आए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो यहाँ पर कम हो गया, और उसी के साथ साथ जो प्राइजेस है वो यहाँ पर रिड्यूस हो गए, काफ़ी सारी चीज़ हो गए। तो ये हमें देखने को मिला। मेजर रिफॉर्म ओवर द लास्ट ईयर ट्रांजिशन एंगेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट विद प्राइवेट सेक्टर फॉर डेवलपमेंट एजेंडा। पहले क्या था, पहले गवर्नमेंट सब कुछ खुद करेगी भाई, है ना, गवर्नमेंट खुद के ताबे में सब कुछ रखेगी और प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल सहारा नहीं लेगी। लेकिन अब यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर अगर काम करें तो चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। फिर वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो जाए, है ना, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो इंडिया की काफ़ी इंक्रीज़ हुई। और मैन्युफैक्चरिंग अगर कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी, अगर इंडिया क्वालिटी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगा तो एक्सपोर्ट भी अच्छी चीज़ें ही करेगा। डीक्रिमिनलाइजिंग माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस। देखिए पहले क्या था, आपने थोड़ी सी भी इकोनॉमिक ऑफेंस कुछ किया तो आपको सीधा क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। लेकिन उसकी वजह से क्या होता, उसकी वजह से कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता था। उसकी वजह से इनको लगता था कि यार हम थोड़ी रिस्क लेंगे, थोड़ा बहुत फंस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से भी फंस गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, जेल में जाना पड़ेगा। लेकिन अब उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, जिससे क्या है अब ये रिस्क ले सकते हैं, ये हमें देखने को मिला, है ना। प्राइवेट सेक्टर को, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया गया, जिससे हम यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो बन सके, जिससे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सके। तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर जो है उनको भी यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली, जिससे आत्मनिर्भरता जो है वो इंक्रीज हुई। देन उसके बाद यहाँ पर लार्ज स्केल पब्लिक स्पेंडिंग जो है वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक बॉटलनेक को क्लियर करने के लिए किया गया, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी भारतमाला, पोर्ट कनेक्टिविटी सागरमाला, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे, एयरपोर्ट्स, उड़ान, ये सब हमें देखने को मिले। और इससे एक्चुअल में जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी बूस्ट मिला, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आता है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करते हैं, है ना। देन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ लेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसका यूज़ लेना, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन यहाँ पर लाया गया, हायर फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर बेसिकली किया गया। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। एंड देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर है इंक्रीजिंगली इंटीग्रेटेड ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया का ग्रोथ आउटलुक अगर हम देखते हैं तो नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बट रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जहाँ पर क्या है, जो स्लो डाउन है हाइपर ग्लोबलाइजेशन का, लाइकली टू रिजल्ट फर्दर फ्रेंड शोरिंग एंड ऑन शोरिंग। मतलब क्या है, हम यहाँ पर वेल कनेक्टेड हो चुके हैं, हम एक दूसरे देश से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, और ये कनेक्शन जो है ये यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके वजह से जो दोस्त लोग हैं वो यहाँ पर दूर जाएंगे, और जो बाकी के दुश्मन लोग थे वो करीब आना शुरू होंगे। और ये सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, बाकी देशों के साथ भी होगा। तो आज हमारे यूएसए बहुत अच्छा दोस्त है, हो सकता है वो फिर से पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हो जाए। तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरा है ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एनर्जी ट्रांजिशन, मल्टीफेसेड इशू, वेरियस डायमेंशन। अब देखिए क्या है ना, जो एनर्जी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये काफ़ी कनेक्टेड है। और इसकी वजह से जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल पॉलिसी एक्शन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। भाई हम अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा तो ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करना है तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। जियोपॉलिटिकल, इसमें भाई अगर हम कंप्लाई ना करें, हम बोले कि हम यहाँ पर इमिशन करेंगे, धुआं उड़ाएंगे, तो जियोपॉलिटिकली हमको आइसोलेट किया जा सकता है, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तीसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आया है, ये बिग चैलेंज फेस करता है गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू क्वेश्चन इट पोज एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलर सर्विस सेक्टर, कि भाई किसको जॉब दे, किसको ना दे, किस तरीके से यहाँ पर स्किल्ड लेबर फोर्स काम करेगी, क्योंकि एआई जो है तो बहुत लोगों का काम कर रही है।
तो फिर एआई को ही रखा जाएगा, बाकी जो है वो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप कैसे होगी? तो ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। और चौथा है डोमेस्टिकली अवेबिलिटी ऑफ टैलेंटेड एंड अप्रोप्रिएटली स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इंडस्ट्री, है ना। ये अवेबिलिटी हम कैसे लाए? हमें यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर एजुकेशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए तो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई जिससे कि स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि फ्यूचर में स्किल ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। तो इसीलिए यहाँ पर है कि भाई जो फिट पॉपुलेशन है वो रहना ज़रूरी है। उसके लिए हमको हेल्थ में भी ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन में भी ध्यान देना पड़ेगा, एंड एजुकेशन भी कौन सा, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ओवरकमिंग चैलेंजेस, यहाँ पर चैलेंजेस जो हमें देखने को मिल रहे हैं, इशू वेरी मच पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इन सभी चीज़ों पर पॉलिसी लेकर आई है, जहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देखने को मिलती है, जहाँ पर यूथ को स्किल प्रोवाइड की जा रही है ना। काफ़ी लोगों को स्किल जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो भी यहाँ पर हम जा रहे हैं, हमने शिफ्ट किया है, कोल से हम शिफ्ट हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो है वो हम आगे बढ़ाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंडिया ने कन्वर्टिंग सम की डिसएडवांटेजेस इनटू स्ट्रेंथ यहाँ पर लास्ट डेकेड में किया है। ओ माय गॉड, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो ऐसे थे कि भाई इसी चीज़ से सक्सेस मिल सकता है, यही तुम करोगे तो ही तुमको सक्सेस तक पहुंचा सकती है, तो वो सब कुछ खारिज कर दिया है। नॉट ओनली कंट्री ग्रोन एट मैक्रो लेवल, लेकिन यहाँ पर जो एवरी इंडियन बिकम बोथ बेनिफिशियरी एंड ड्राइवर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सक्सेस, ये यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें हमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देखने को मिलता है, जिसमें हमें आधार अनेबल्ड जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है, जहाँ पर इंटरनेट इन इंडिया देखने को मिलता है, जहाँ पर काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट आ चुका है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से जो बेसिकली क्या है, जो लीकेजेस होते हैं इकोनॉमी में वो कम हो गए हैं, है ना। जनधन योजना की वजह से लोगों का इंक्लूजन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये चीज़ें बेसिकली आई है। तो बाय ऑल स्टीम इंडियन ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रहने वाली है। पॉजिटिव ग्रोथ आउटलुक जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। डिजिटल रिवोल्यूशन यहाँ पर प्राइमरी रेगुलेटर रहेगा, और उसी के साथ साथ हम यहाँ पर जो डिजिटल रिवोल्यूशन आया है इसकी वजह से जो आगे के जो साल आने वाले हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर गवर्नेंस, सही गवर्नेंस के साथ और अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, स्ट्रांगली आगे बढ़ सकते हैं। एंड इन कंक्लूजन, इंडिया हैज़ शोइंग बोथ रेजिलियंस एज वेल एज प्रोग्रेस। यहाँ पर जो भी रिस्क आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं आ रहे, रिस्क ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमृतकाल, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, चैलेंज टू ग्रोथ एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ पर हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है वो करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और ट्रस्ट यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज ट्रस्ट, आर ट्रस्ट इन ईच इंडिविजुअल, ट्रस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन गवर्नमेंट, एंड ट्रस्ट ऑफ ईच वन इन अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नेशन। मतलब यहाँ पर एक इंडिविजुअल है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट है, और यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, और यह भारत है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है उनको हर इंडिविजुअल पे ट्रस्ट है, हर इंडिविजुअल को गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है, और हम सभी को इंडिया की ग्रोथ पर, ब्राइट फ्यूचर पर ट्रस्ट है। और यही ट्रस्ट जो है वो पॉलिसीज़ लाने में झलकता है, और इसी वजह से हम यहाँ पर ब्राइटर फ्यूचर ऑफ इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है उसका कहना है। अब सेकेंड चैप्टर जो है उसमें है कि व्हाट मेड द इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट। किस चीज़ ने इंडियन इकोनॉमी को रेजिलिएंट बनाया है। रेजिलिएंट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिटर्न टू इज यूजुअल शेप। मतलब क्या है, पहले अगर इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रेस हो चुकी थी, अब वो यहाँ पर अपने पुराने ग्रोथ पर, पेस पर आ चुकी है। तो ये कैसे आया, ये क्यों आया, ये चीज़ यहाँ पर ये सेकंड चैप्टर जो है ये बात कर रहा है। तो सेकंड चैप्टर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, जहाँ पर काफ़ी सारी इकोनॉमिक टर्म्स को हम समझेंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा बजट आने वाला है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम, इसमें चार्ट्स काफ़ी रहने वाले हैं, तो काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।